Okay, that is what I was telling. First of all, we will study about what is exit policy, then argument for exit policy. What are the means? If I say in clear word that what are the advantage of exit policy? Okay, question can be asked in both the way. Either it will be asked that what are the advantage. All right, Krishna. डॉक्टर नेहा झा Krishna. Again, he is outside only. Okay, what I was telling? Yes, either you can say advantage of exit policy. Okay, then these are the points. Argument against exit policy, that means disadvantage of exit policy, you can say like this. And after that, some measures was taken. Okay, कुछ मेजर मतलब कुछ उपाय इंट्रोड्यूस किया गया था सरकार के द्वारा, दैट इज वीआरएस एंड एनआरएफ, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनआरएफ, दिस वी विल बी डीलिंग इन दिस चैप्टर. ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एग्जिट पॉलिसी कहते किसको है, आर्ग्यूमेंट क्या था फॉर और अगेंस्ट, यानी इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, और लास्ट में क्या क्या मेजर्स लिया गया था उन सारे प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए. ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज एग्जिट पॉलिसी, ये पहले ध्यान दीजिए. देखिए, एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट का मतलब व्हाट इज एग्जिट? कृष्णा, यू बाहर. म्यूट योर ऑडियो एटलीस्ट. कृष्णा, वेयर यू आर? ओके, हाँ बाहर. ठीक है, एग्जिट का मतलब होता है क्या, बाहर. तो यहाँ पे बाहर किसके बाहर? आपकी आवाज ही नहीं आ रही. अभी ठीक है आवाज? नाउ इज इट स्टेबल? यस मैम, आप क्लियर है. ओके, तो मैं क्या बोल रही थी कि बाहर ठीक है हम लोग मतलब जानते हैं, लेकिन ये किसके एस्पेक्ट में बात हो रही है. ठीक है, तो टर्म एग्जिट मींस द राइट ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू क्लोज डाउन, यानी इंडस्ट्रियल यूनिट को, जो भी इंडस्ट्रीज है वो अगर ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो उनको ये हक होता है कि आप वापस जो पैसा उस इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, इट्स बेटर टू शट डाउन. जो आपका पैसा और ज्यादा खाए जा रहा है वो, और ज्यादा खर्च बढ़ा रहा है वो, ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप उसको क्लोज डाउन कर दीजिए, ताकि और ज्यादा जो आपका एक्सपेंस लग रहा है उसमें, जो प्रॉफिट तो कमा के दे नहीं रहा है, जब प्रॉफिट कमा के दे नहीं रहा है इंडस्ट्री, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा खर्चा ही होते जाएगा ना. 10,000 लगा रहे हैं, 10,000 के जगह पर मेरे को मतलब कुछ प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, रिटर्न आ ही नहीं रहा है. ठीक है, तब तो ये 10,000 का 10,000 हर महीने महीने खर्चा ही हो रहा है ना. यस मैम. ठीक है, तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि एग्जिट का क्या है यहाँ पे, कि एक इंडस्ट्रियल यूनिट को ये हक दिया जाता है कि अगर आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो सिक हो गई है, ठीक से प्रॉफिट कमा के नहीं दे पा रही है और लगातार लॉस में ही जा रही है, हर ईयर वो लॉस में ही जा रही है, तो आप उसको क्लोज डाउन कर लीजिए. दैट इज व्हाट वी मीन बाय एग्जिट ओवर हियर. नाउ एग्जिट पॉलिसी, व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, पॉलिसी इज फॉर लेबरर्स, अंडरस्टूड, या एम्प्लॉय who are working in that organization or in that industrial unit. Getting my point? Industrial policy किसको कहते हैं? ये पॉलिसी होता है आपके लेबर फोर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, वहां जो काम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो एग्जिट पॉलिसी मींस द पॉलिसी रिगार्डिंग द रिट्रेंचमेंट. Okay, you will also use the same word retrenchment. It is only used in this aspect. Retrenchment मतलब क्या हुआ, जब आप किसी एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन से परमानेंटली निकाल देते हैं, that is retrenchment. Understood? Policy means the policy regarding the retrenchment of the surplus labor force resulting restructuring. मैम कुछ आवाज नहीं आ रहा, सिर्फ हवा का आवाज आ रहा है. यस मैम. ये हवा का जो आवाज आ रहा है वो कृष्णा की तरफ से आ रहा है, पता नहीं वो है कहाँ. मैम बारिश हो रहा है. बार बार अनम्यूट कर क्यों दे रहे हैं? सॉरी मैम, गलती से. हाँ, तो आप म्यूट ही रखिए, बार बार हो रहा है आपका. हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि एग्जिट पॉलिसी के बारे में मैं बोल रही थी कि जैसे सिक यूनिट हो गया तो वहां के एम्प्लॉयज का क्या करना है, एम्प्लॉयज को भी छोड़ना पड़ेगा, या फिर एक ऐसा स्टेज आ गया कि नया टेक्नोलॉजी हो गया, हम कंपनी का रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास जो सरप्लस लेबर्स है, ठीक है, सरप्लस लेबर्स लोगों को हम लोगों को निकालना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए क्या बेनिफिट है.
ठीक है, तो वही चीज हम लोग एग्जिट पॉलिसी में डील करते हैं। ये पॉलिसी क्या है? रिगार्डिंग रिट्रेंचमेंट ऑफ सरप्लस लेबर फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम, मतलब हम लोग निकाल रहे हैं सरप्लस लेबर फोर्स को। जैसे मेरे को 10 की रिक्वायरमेंट है, 20 है, तो बाकी 10 को जो हम बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज रिट्रेंचमेंट ऑफ सरप्लस लेबर फोर्स। कारण, रीजन क्यों निकाल रहे हैं? फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। इंडस्ट्री का या तो रीस्ट्रक्चर हो रहा है, रीस्ट्रक्चर कहने का मतलब यहाँ पे है या तो हम इंडस्ट्री को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, या तो कोई सर्टेन एसबीओ को हम सेल कर रहे हैं, या तो हम फर्दर डाइवेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारा रीस्ट्रक्चरिंग में आ जाएगा। क्लियर है? रीस्ट्रक्चरिंग में या तो हम कंपनी को बढ़ाएंगे, ठीक है, या तो किसी पोर्शन को सेल कर देंगे, ठीक है, या तो कोई नए प्रोडक्ट में हम डील करेंगे, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट एंड वर्कर्स डिस्प्लेस्ड बाय क्लोजर ऑफ सिक यूनिट, ठीक है, या फिर कंप्लीटली इंडस्ट्री बंद हो गई है और उसमें जो हम लोग एम्प्लॉयज को जो हम डिस्प्लेस कर दिए हैं, विल कम इन एग्जिट पॉलिसी। अंडरस्टूड? तो एग्जिट पॉलिसी क्यों जरूरी होगा? इट विल बी नेसेसरी ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक रीजन? जो रीस्ट्रक्चरिंग में हमने बात किया ना, वही हो सकता है स्ट्रेटेजिक रीजन। स्ट्रेटेजिक रीजन मतलब क्या हुआ? जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है वो हमेशा टॉप लेवल के लोग लेते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी कॉर्पोरेट में 3 लेवल होता है। वन इज कॉर्पोरेट, सेकेंड इज बिजनेस लेवल, थर्ड वन इज फंक्शनल लेवल, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं टाटा का, तो टाटा सन्स लिमिटेड वो कॉर्पोरेट हो गया, ठीक है, सबसे ऊपर। उसके नीचे डिफरेंट एसबीयूज जो काम करती है। अब डिफरेंट एसबीयू में कौन कौन सा आ गया? जैसे टाटा का तनिष्क है, टाटा का मोटर है, ठीक है, फिर टाटा का आपका रिटेल में भी है, टाटा नमक वगैरह भी है, ठीक है। तो ये सब क्या डिफरेंट एसबीयूज है। डिफरेंट एसबीयूज कहने का मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है। You need to jot down in your notebook whatever I am telling, because everything is not written over here, ठीक है। जो कुछ भी मैं बता रही हूँ सब कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एटलीस्ट आप नोटबुक में लिखते चले जाइए। एसबीयू का क्या फुल फॉर्म बताया मैंने? साक्षी? Yes, ma'am. What do you mean by SBU? What is the full form of SBU? Focus. हाँ? इसीलिए जरूरी है पेन चलाना एक्टिव लिसनिंग के लिए। स्ट्रेटेजिक दिमाग कहीं और चला गया। बिजनेस यूनिट। यस, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है। तो याद रखने की क्षमता नहीं है या दिमाग मेरा डाइवर्ट हो जा रहा है। मैं स्टार्टिंग क्लास में बोलती हूँ पेन चलाइए, तो ध्यान यही रहेगा। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि जैसे रिट्रेंचमेंट का मैंने मतलब समझाया, किसी का मैंने नहीं देखा कि हाँ पेन वगैरह चल रहा था। रीस्ट्रक्चरिंग मैंने बताया, आई डिडंट सी एनीवन राइटिंग में तो वही होगा ना जो कंपनी को परमानेंटली किसी एम्प्लॉयज को निकाल देना, जितना है उतना ही। हाँ, ठीक है। तो अब स्ट्रेटेजिक रीजन मैंने बताया। स्ट्रेटेजिक रीजन में मैंने 3 लेवल बताया, ठीक है। 3 लेवल होता है। कौन कौन सा लेवल सुमित? हम ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? अब से यहीं पे ध्यान रहे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रीजन वही मैं बता रही थी कि ये डिसीजन कौन लेता है, तो कौन से लेवल के लोग लेते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल कॉर्पोरेट है, और वो 3 लेवल कौन कौन? कॉर्पोरेट हो गया, हाँ, बिजनेस लॉ हो गया, बिजनेस लेवल, ठीक है, लेवल हो गया, बिजनेस लेवल हो गया, और एक और था मैम, फंक्शनल लेवल, जो कि इसीलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एग्जांपल पुट कर रही हूँ। जैसे टाटा सन्स है, वो सबसे ऊपर है, पेरेंट है, ठीक है, माँ बाप, और उसी के माँ बाप के कितने बच्चे? एक टाटा का आपका ज्वेलरी है तनिष्क, टाटा का आपका मोटर है। मैम बाटा का एग्जांपल नहीं ले सकते हैं? हाँ, बाटा का एग्जांपल नहीं ले सकते? बाटा का और कौन कौन सा है? एक तो आपका फुटवेयर सब में, और किस में है बाटा? शूज में भी है। अरे हाँ, तो फुटवेयर शूज वही एक ही यूनिट है ना, और किस में काम कर रही है? बाटा का और कुछ आने लगा क्या? हाँ, यस मैम। क्या आता है? वही तो पूछ रही हूँ, और क्या आता है बाटा का? लॉन्च ही नहीं हुआ है मैम, होने वाला है। खैर, जब हुआ देखा जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि हाँ पेरेंट कंपनी है आपका, जैसे टाटा, आप रिलायंस भी ले सकते हैं, ठीक है।
रिलायंस तो रतन टाटा उन्हीं का है ना, रिलायंस। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट यूनिट है, आपका रिटेल हो गया, ज्वेलरी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट आपका एसबीयू है, उसको हम लोग एसबीयू बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, तो वो हो गया आपका बिजनेस लेवल। फिर तीसरा लेवल होता है फंक्शनल लेवल। अब देखिए, सारे चीज को चलाने के लिए अकेला तो वो चलाएगा नहीं, सबको संभालने के लिए, मार्केटिंग को संभालने के लिए कोई बंदा चाहिए, एचआर को संभालने के लिए कोई चाहिए, और हर अलग अलग एसबीयू का अलग अलग फंक्शनल लेवल होगा। बात आई समझ में? यस मैम। ठीक है, तो एचआर और आपका प्रोडक्शन और आपका फाइनेंस जो हैंडल करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल लेवल, सॉरी फंक्शनल लेवल। अंडरस्टूड? तो अब ये जो स्ट्रैटेजिक रीजन है वो सबसे ऊपर लेवल वाले लेते हैं, लाइक किस बच्चे को कितना पैसा देना है ये कौन डिसाइड करेगा? विच लेवल? मैम फंक्शनल। फंक्शनल लेवल। भगवान, किस Top level. बच्चे को कितना पैसा देना है? टॉप लेवल, ऑब्वियसली पेरेंट वही लोग हैं, अभी तो मैं एक्सप्लेन की, माँ बाप ही डिसाइड करेंगे ना किस बच्चे को कितने की जरूरत है। तो टॉप लेवल, किस कहाँ एक्सपेंड करना है, किस यूनिट को सेल करना है, कौन सा एसबीयू को बंद कर देना है, दैट इज सारा डिसीजन होता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन, तो वो आ जाएगा स्ट्रैटेजिक रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसकी वजह से एग्जिट पॉलिसी की जरूरत पड़ती है, फाइनेंशियल कांस्टेंट मतलब पैसे की कमी हो गई, उस रीजन से फिर अगेन हम लोगों को एग्जिट पॉलिसी अपनाना पड़ सकता है। इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ गए ना, व्हाट कैन बी चेंजेस इन इन्वायरमेंट? आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यस और नो? इंटरनल तो Yes, चलो ma'am. पता है हमको, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट का कोई इश्यू हो गया तो चलो ठीक है, एक रीजन हो सकता है। एक्सटर्नल में भी दो तरह का होता है, MICRO माइक्रो, फिर MACRO माइक्रो। ठीक है, MICRO माइक्रो क्या होता है? जो जस्ट इमीडिएट जो हमको इफेक्ट कर रहा है। अब इमीडिएट कौन कौन हो सकता है इसमें? जस्ट इमीडिएट इन्वायरमेंट में कौन कौन आ गया? हमारे जस्ट कॉम्पिटिटर जो है, हमारे कस्टमर कौन कौन है, ठीक है, ये सब आ जाएगा आपके। फिर सप्लायर कौन है, ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा इमीडिएट इन्वायरमेंट विच विल कम इन माइक्रो इन्वायरमेंट। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज माइक्रो MACRO? विच विल अफेक्ट ऑल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, माइक्रो में इन्वायरमेंट में जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसी कोई चेंज हो गया तो वो इंडिविजुअल फर्म को तो अफेक्ट करेगा तो करेगा ही, बाकी फर्म को भी अफेक्ट करेगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वायरमेंटल चेंजेस, इसमें से भी कोई भी चेंजेस आएगा तो ये सारा रीजन हो सकता है। अलग से क्वेश्चन हो सकता है पूछे, व्हाट आर द रीजंस दैट वी इंप्लीमेंट एग्जिट पॉलिसी, सो दीज आर द रीजन। और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया इसको आप इलॉबरेट कर देंगे तो ज्यादा मार्क्स का आप लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर एग्जिट पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी कंसर्न विद द एक्शंस टू बी टेकन रिगार्डिंग सरप्लस मैन पावर इन कंपनीज। यानी एग्जिट मतलब समझ गए, तो पॉलिसी क्या है? ये पॉलिसी मतलब सर्टेन एक्शन आप क्या लेंगे, उन लोगों के बेनिफिट के लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए आप क्या उपाय क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, या सरप्लस मैन पावर को आप निकाल रहे हैं कंपनी से। ठीक है, ओनिंग ऑफ अ वैरायटी ऑफ रीजन सच एज रिस्ट्रक्चरिंग, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगेन एक नया रीजन आ गया कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गया तो हमको रिट्रेंच करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे बैंक का याद है ना, सबसे पहले काम मैनुअली चलता था सारा कुछ। यस और नो? सारा काम मैनुअली चलता था, अचानक Yes, से ma'am. सब कुछ कंप्यूटराइज हुआ। तो कंप्यूटराइज हुआ तो जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे थे तो सारे लोगों की जरूरत पड़ने नहीं लगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, अगेन दैट इज अनदर रीजन दैट वी नीड टू रिट्रेंच सरप्लस लेबर और सरप्लस एम्प्लॉय। गॉट इट नैना साकी? Yes, ma'am. Okay, so let's talk about argument both in favor and against. First one is for exit policy, यानी exit policy के फेवर में क्या क्या एडवांटेज क्या क्या बताया जा रहा है। सबसे पहला ये बोल रहे हैं कि होना चाहिए, एग्जिट पॉलिसी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रीजन देखिए। सबसे पहले क्लोजर ऑफ सिक यूनिट्स वुड बी बेनिफिशियल फॉर कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है, इनका कहना है कि होना चाहिए क्योंकि ये कंट्री की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। कारण जब इंडस्ट्री सिक हो जाती है तो गवर्नमेंट का बहुत सारा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टेन रिबेट देने लगती है, जैसे टर्म लोन पे रिबेट देगी। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत सारा लोन माफ कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी पे असर होगा, है कि नहीं? तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, would be freed from the burden of providing incentive। यानी क्लोजर हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा?
जो गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना पड़ता है, सब्सिडीज देना पड़ता है, अदर टैक्स वगैरह में छूट देना पड़ता है, तो ये सब कंसेशन से बच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिसोर्स सेव हो जाएगा और वो सेव्ड रिसोर्सेज को हम किसी हेल्दी यूनिट में लगा करके उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो रहा है आपका फर्स्ट पॉइंट कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कंट्रीज इकोनॉमी। क्लियर? Am I clear till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's talk about second point. The exit policy will ensure the legitimate due of displaced worker are paid to them speedily and satisfactorily. Without such a policy, these workers have to lose their dues. मैं बहुतों को नहीं देख पा रही हूँ. I want proper interaction with every one of you. In fact, each one of you. I want you all to turn on your camera. Want me to take name? Rajneesh, Aditya, Durgesh, Sobha, Ashish. All of you. मैं सबको देख के पढ़ाना चाह रही हूँ, इसलिए कैमरा ऑन रखिए. ठीक है, मुझे पता लगता है कौन समझ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग मैं अपना लेक्चर को मोल्ड कर पाऊंगी. ठीक है, अगर आप लोग को नहीं देख पाऊंगी तो एक फ्लो में चलती चली जाऊंगी. आप लोग के फेस को देख के मुझे पता चलेगा कि हाँ कहाँ समझ रहे हैं, कहाँ आप लोगों के एक्सप्रेशन में चेंजेस आया. ठीक है, तो कैमरा ऑन रखिए. What I was talking. Second point was an exit policy will ensure the legitimate due. Legitimate again term का मतलब क्या होता है? Legal dues जो भी होता है displaced worker का. बहुत कई बार क्या होता है, जैसे यूनिट बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया तो जो भी काम किया उसका भी पैसा मिले ना मिले, लेकिन लीगली अगर कोई भी बंद होता है, एग्जिट पॉलिसी के थ्रू अगर बंद होगा तो जितना ड्यूज है वो सारा पे करके ही जाने के लिए बोला जाएगा एम्प्लॉइज को. ठीक है, the exit policy will ensure that the legitimate dues of displaced worker are paid to them speedily and satisfactorily. Without such a policy, these workers have to lose their dues. ठीक है, जितना dues मतलब जितना काम किया है उतना का भी पैसा मिले ना मिले. ठीक है, so this is second reason why it is talking in favor of exit policy. Second क्या है एडवांटेज ऑफ एग्जिट पॉलिसी की? क्लोजर ऑफ सिक यूनिट में काउज टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बहुत लोग बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लेकिन यहाँ बात होती है. मैम सेकंड को थोड़ा एक बार और बता दीजिए. सेकंड मैंने कहा कि लेजिटिमेट ड्यूज जितना है, लीगली जितना वो मतलब हकदार है जितने पैसे का, ठीक है, उतना मिलना चाहिए. ये तो एग्जिट पॉलिसी के थ्रू आपको, ये आप लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप वगैरह पढ़ के आए हुए हैं. ठीक है, लिक्विडेशन वगैरह के टाइम में कैसे क्या होता है, थोड़ा बहुत हिंट होगा आपको. यस और नो? कैसे सेटल होता है एसेट वगैरह, याद है ना? तो वही चीज, अगर हम लीगली अगर कोई चीज को बंद कर रहे हैं तो सारा मतलब क्रेडिटर्स का सेटलमेंट होता है, आपके एम्प्लॉइज का सेटलमेंट होता है, तो लीगली किसी का ड्यूज नहीं बच रहा है. ठीक है, आप लीगल प्रोसीजर के थ्रू अगर आप शट डाउन कर रहे हैं, किसी का ड्यूज नहीं बच रहा है, सबको उसका अमाउंट मिल रहा है. ठीक है, ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट. क्लियर? क्लियर? यस मैम. ठीक है. थर्ड पॉइंट इट इज टॉकिंग अबाउट इट मे काउज टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लेकिन बट द इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स. ठीक है, सेल प्रोसीड के बाद या मान लीजिए किसी के साथ अगर मर्ज हो गया तो वुड क्रिएट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, तो वो कहीं और एम्प्लॉयमेंट उसको मिल जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या बात हो रही है यहाँ पे कि ये टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ. ठीक है, आप फिलहाल के लिए अनएम्प्लॉयड है, लेकिन बाद में उसका सेल आउट होने के बाद उसके रिसोर्सेज का और फर्दर यूज होगा, नया बिजनेस शुरू होगा, जिसके वजह से क्या होगा, फिर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. ठीक है. Now fourth point it is talking about maintenance of sick units provides more benefit to inefficient and corrupt employers responsible for sickness than to worker. यहाँ कहने का मतलब है कि क्या होता है कि जब सिक यूनिट होने लगती है तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा प्रोविजंस और बहुत सारी बेनिफिट मिलने लगती है, जिसकी वजह से जो जिसके रीजन से, या मान लीजिए जो एम्प्लॉयर है वो लोग चाहते हैं कि भले सिक चलता रहे, लॉस में ही चलते रहे, हम लोगों को कम पैसा लगेगा और गवर्नमेंट का उधर से बेनिफिट आते रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बेनिफिट मिलते रहेगा बैठे बैठे. ठीक है, तो वही बात हो रही है कि लेबरर्स या वर्कर्स से ज्यादा बेनिफिट हो जाता है एम्प्लॉयर्स को. ठीक है, क्या पता वही मेन रीजन है इनएफिशिएंसी और करप्ट होने के लिए. ठीक है, मतलब वही करप्ट एम्प्लॉयर के को ज्यादा बेनिफिट मिलता है
in comparison to worker. ठीक है, this is your fourth point. Next point is sick unit will ultimately close down, exit policy or no exit policy. ठीक है, तो कहने का बात यहाँ पे ये है कि exit policy रहे या ना रहे, तो sick unit तो वैसे भी बंद हो जाना है. तो ऐसे अगर बंद होगा तो जिसका नुकसान है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का नुकसान नहीं होगा, उन लोगों का सेटलमेंट हो जाएगा. ठीक है, और लास्ट में क्या है, सेवरल कंट्रीज सच एज सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सारे कैरिड आउट इकोनॉमिक रिफॉर्म विद एग्जिट पॉलिसी. ठीक है, ये लोग जितनी भी कंट्री है, कोई भी सिक यूनिट है उसको फर्दर नहीं खींचा जाता है, उसको शट डाउन करने में ही बेनिफिट होता है, इकोनॉमी का भी और कंट्री के लिए भी. ऑब्वियसली इकोनॉमी, कंट्री से ही इकोनॉमी है. ठीक है, सो द रिजल्ट ऑफ सच पॉलिसीज have been encouraging a similar policy would be beneficial for India. तो ये बोला जा रहा है कि इंडिया में भी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए. ठीक है, ये होना चाहिए. So integration of an economy with the world economy would be incomplete without an exit policy. ठीक है, बिना एग्जिट पॉलिसी के ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा. और इससे भी बड़ी चीज क्या है कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कंपनी या कंट्री नहीं ले पाएगी. ठीक है, कॉम्पिटिटिवली वो पीछे रह जाएगी अगर हम सिक यूनिट में ही ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दिए तो. क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इज इन द एब्सेंस ऑफ एग्जिट पॉलिसी, लेबर इज द बिगेस्ट लूजर. द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ वर्कर आर प्रोटेक्टेड ओनली व्हेन देयर इज अ लीगल क्लोजर ऑफ अ सिक यूनिट. ठीक है, अगर लीगल क्लोजर होगा तभी उसका लेजिटिमेट जो मतलब जो लीगली जो पैसा मिलता है वर्कर को वो मिल पाएगा. ठीक है, so these are the points of. मैम एक बार ये पॉइंट फिर से बताइएगा तो. लास्ट ये वाला पॉइंट आपका रिपीटेशन है जो यहाँ पे बात हो रही थी ना, फोर्थ पॉइंट. लीगली अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो ही जो सिक मतलब जो भी वर्कर का जो ड्यूज होता है वो मिल पाता है. ठीक है, और अगर लीगली क्लोजर नहीं होगा तो वर्कर का जो भी ड्यूज है वो नहीं मिल पाएगा. ठीक है, ये पॉइंट बोल रहे हैं. ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि एग्जिट पॉलिसी होना चाहिए. अब इन द एब्सेंस ऑफ एग्जिट पॉलिसी लेबरर्स ही होते हैं बिगेस्ट लूजर. अगर लीगली क्लोज होगा तो वर्कर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा. गॉट इट? Yes, ma'am. अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एग्जिट पॉलिसी की. तो अगेंस्ट का अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखें तो मतलब अगेंस्ट कहने का मतलब एग्जिट पॉलिसी नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट गुड. रीजन बीइंग कि यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ सेफ्टी नेट क्लोजर ऑफ सिक यूनिट वुड काउज अनड्यू हार्डशिप टू डिस्प्लेस्ड वर्कर एंड देयर फैमिली. ठीक है, कि एग्जिट पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कर दिए, ठीक है, टेम्पररी आपका अनएम्प्लॉयमेंट तो होता ही होता है, तो इससे क्या हुआ, हम लोग का जो सेफ्टी नेट है वर्कर्स के लिए वो तो हुआ नहीं. ठीक है, तो उनके वर्कर्स और वर्कर्स की फैमिली के लिए वो तो फिर मतलब डिफिकल्टी वाला फेज हो गया. ठीक है, बच्चे पढ़ाई कर ही रहे हैं तो क्या करेंगे अब, चूंकि अनएम्प्लॉयड हो गए, बच्चा पढ़ना छोड़ देगा. ठीक है, या रोटी वगैरह खाना छोड़ देंगे, व्हाट वुड बी. ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, देयर इज नो सेफ्टी नेट. अंडरस्टूड? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. इन द एब्सेंस ऑफ सेफ्टी नेट क्लोजर ऑफ सिक यूनिट वुड काउज अनड्यू हार्डशिप टू डिस्प्लेस वर्कर एंड देयर फैमिलीज. ओके, second point is exit policy is not the ideal remedy for tackling industrial sickness. ठीक है, मतलब एग्जिट पॉलिसी या समझिए कि उसको शट डाउन कर देना ही अल्टीमेट ऑप्शन नहीं होता किसी भी सिक यूनिट को. अदर स्ट्रेटजी भी होता है. अदर स्ट्रेटजी मीन्स what can be implemented like turn around management. Okay, what do you mean by turn around management? Sumit? मैम टर्न अराउंड मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट चेंज करके देखना जिस तरह से पहले होता था. नॉट एक्चुअली. टर्न अराउंड मैनेजमेंट क्या हुआ कि हम सर्टेन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट किए, ठीक है, काम नहीं कर रहा, लोग पसंद नहीं कर रहे. ठीक है, डिमेरिट्स वगैरह बता रहे हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, रुक के देखता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, टर्न अराउंड एंड सी कि आखिर क्या वीकनेस है हमारी. ठीक है, मेरा मैथ्स में मार्क्स अच्छा नहीं आ पा रहा है, stop, wait and see what are the problem that I am not able to achieve good marks in maths. ठीक है, क्या रीजन है जो हम अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं. तो सेम वे मैनेजमेंट करता है, यहाँ पे रुक के, जैसे मान लीजिए टाटा नैनो नहीं चल रहा था, ठीक है, तो मैनेजमेंट को देखना था, वेट करके चेक करना था कि आखिर क्या रीजन है जो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं. ठीक से वो स्पीड नहीं ले पा रहा है, पिकअप उसका अच्छा नहीं है, या माइलेज सही नहीं देता. ठीक है, इस तरीके से हम लोग रुक करके बैठ के सोचेंगे कि क्या मिस्टेक है. तो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट कि एग्जिट पॉलिसी इज नॉट ओनली स्ट्रेटजी.
ठीक है, पहले आपको बाकी स्ट्रैटेजी भी इंप्लीमेंट करके देखना चाहिए। ठीक है, क्या क्या? टर्न अराउंड मैनेजमेंट, यानी वेट एंड सी व्हाट आर द मिस्टेक्स, ठीक है, इन योर प्रोडक्ट और व्हाट एवर यू आर सेलिंग, ओके, और इन व्हाट एवर इंडस्ट्री यू आर इन, आप रुकिए और अपने मिस्टेक्स को देखिए। नेक्स्ट, मर्जर तो आप ऑलरेडी जानते हैं, टेक ओवर आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। वही बोला जा रहा है कि डायरेक्ट एग्जिट पॉलिसी के बदले यू हैव टू सी, you have to implement these strategy, turnaround management, merger and takeover may be tried before closing down sick unit, ठीक है, यानी बंद करने से पहले आप ये सारा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये सारा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके देखिए। सिर्फ क्लोज कर देना इज नॉट द अल्टीमेट ऑप्शन। मैम टेक ओवर क्या हुआ, एक और बता दीजिए। टेक ओवर, कंपनी किसी वीक इंडस्ट्री को अगर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ले लेती है तो उसको हम लोग टेक ओवर कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। एग्जिट पॉलिसी वुड बेनिफिट एम्प्लॉयर्स एज दे सिफोन ऑफ फंड फ्रॉम ओल्ड यूनिट्स टू न्यूअर वन, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एग्जिट पॉलिसी सिर्फ एम्प्लॉयर को बेनिफिट देता है, ठीक है। क्या होता है कि जो ओल्ड यूनिट है वो सेल करके नया बन जाता है, ठीक है। स्पिन ऑफ मतलब किसी और इंडस्ट्री में अगर मान लीजिए मिल जाता है तो वो नया, मतलब एक तरीके से नया इन्वेस्टमेंट करके हम उसको और नया बना देते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रमोटर ऑफ सिक यूनिट हैव बोरोड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे कैन नॉट बी परमिटेड टू क्लोज देयर यूनिट विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी इंडस्ट्री को शुरू करने से पहले ऑब्वियसली सारा पैसा एक आदमी का लगाया होता नहीं है, प्रमोटर बहुत सारा अमाउंट लिए रहते हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सो ऐसे ही आप किसी को बंद करने के लिए नहीं बोल सकते, ठीक है, बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के ऐसे आप बंद करने किसी को नहीं बोल सकते, तो ये सारा पैसा तो लॉस ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये सारा है, इसीलिए बोला जा रहा है कि ये सारे रीजन की वजह से आपको एग्जिट पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, ओके। हाँ, सो दिस वाज डन। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? फॉर और अगेंस्ट वाली बात सबको समझ में आ गई? मैम ये क्या था, कोई भी इंडस्ट्री को शुरू करने से पहले हम लोग क्या आपने चीज? बताया, आपने बोल नहीं रही थी कुछ कि कोई भी इंडस्ट्री को शुरू करने से पहले? हाँ, प्रमोटर्स बोरो करते हैं ना फंड, हम लोग स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ चुके हैं। यस मैम, इनकॉर्पोरेशन। हाँ, तो वही मैं बोल रही थी कि कोई भी इंडस्ट्री जब शुरू होता है तो प्रमोटर ऑलरेडी बहुत सारा फंड लेकर के वो शुरू करते हैं, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो ऐसे ही किसी को बंद नहीं कर देना चाहिए। सो दिस इज द पॉइंट अगेंस्ट एग्जिट पॉलिसी, यानी एग्जिट पॉलिसी नहीं होना चाहिए, व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। यस मैम। अब देखिए यहाँ जैसे कुछ कुछ पॉइंट आए, जैसे सेफ्टी नेट नहीं है, ठीक है, तो ये सब के लिए क्या मेजर है? आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। सृष्टि, यू कैन रीड फ्रॉम हियर। Yes, ma'am. A well laid out exit route should be provided both in the interest of workers and the economy. The exit route must include safety net for labor. Those responsible for sickness must pay and fulfill all legal obligations to workers and creditors and should not be allowed to be benefit from exit. The key consideration in evolving a partial industrial exit policy is the practical industrial exit policy is the protection of legitimate interest of worker both in the public and the private sector. Hence, the government policy has been that if a unit can be made economically viable by viable by restructuring, yes ma'am, and retraining and redeploying the labor, no effort should be spared. It is redeploying the labor, ठीक है। What do you mean by redeploying? डेली एक पेज या न्यूज़पेपर कुछ भी रीडिंग दिया करिए, ठीक है। What do you mean by redeploying? redeploying कहने का मतलब कि हम किसी को कहीं प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे मैंने बात किया आपको कि हाँ कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो टेक्नोलॉजी आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो उस अकॉर्डिंग काम कर पाए, या ना मान लीजिए सर्टेन काम वो अगर नहीं कर पा रहे तो उसको हम रीडिप्लॉय कर सकते हैं, कुछ और काम करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए।
redeploying the labor, no effort should be spared to do this. Only in the case of units where even restructuring without not rendered it economically viable should the option of closure of the unit be allowed. Even here, to minimize the adverse effect to closure of a unit on adverse labor. effects, सही तो कर दी मैम. adverse effect, advice नहीं है यहाँ. Adverse effect of closure of a unit on labor several options like social security nets, insurance scheme and other employees benefit Insurance scheme as नहीं होता. One second, insurance. I'll make sure कि आप लोग सब लोग at least one पारा मेरी क्लास में तो जरूर पढ़े. Insurance. insurance scheme and other employee benefit scheme, as well as creation of a fund to pay retrenchment benefits to employees have been in place. Some of the measures introduced are हाँ, तो what it is talking about कि एग्जिट पॉलिसी का जो था पॉइंट आपका ये तो बताया गया, लेकिन इसका जो एडवर्स इफेक्ट है उसको रोकने के लिए सर्टेन आपका मेजर्स लिया गया, जिसमें सबसे पहला मेजर है VRS. बहुतों ने सुन रखा होगा शायद, आई गेस. हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म VRS बिफोर, और दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग दिस? first time, ma'am. फर्स्ट टाइम. सी, सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना ही चाहिए. वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. इसमें क्या होता है, रिटायरमेंट जैसे 65 इयर्स में होना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल. तो 65 इयर्स से पहले अगर मेरे को कंपनी को रिस्ट्रक्चर करना, या दीज ऑल रीजंस व्हिच वी डिस्कस्ड अर्लियर, किसी भी रीजन से मेरे को सरप्लस एम्प्लॉय को बाहर निकालना है, तो ये गोल्डन हैंडशेक होता है. इसीलिए इसका एक और टर्म दिया जाता है, गोल्डन हैंडशेक. इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग एक लमसम अमाउंट, मोटा रकम, लमसम मीन्स मोटा रकम हम एम्प्लॉय को दे देते हैं, ठीक है. इस मोटा रकम से अब वो चाहे नया एम्प्लॉयमेंट को शुरू कर सकता है, ठीक है, या तो फिर जब तक वो दूसरा एम्प्लॉयमेंट ढूंढ ना ले तब तक उसका काम चल सकता है, ठीक है. तो ये हो गया VRS, एक मोटा रकम दे करके उसको कंपनी हम लोग, मतलब ये ऑप्शनल है, वॉलंटरी है, कि आपको हम इतना ऑप्शन दे रहे हैं कि आप आज ही बिजनेस अपना काम खत्म कर सकते हैं. आप जितना आपका बनता है ग्रेजुएटी और जो भी रिटायरमेंट में आपको मिलना था वो सब आप अभी ले लीजिए और आप छोड़ सकते हैं, ठीक है. दैट इज VRS. The most important measure, okay, let Sakshi read this. Yes, ma'am. The most important measure, it is introduction of voluntary retirement scheme, VRS. It was introduced as the alternative legal solution to solve this problem. It is a most human technique to provide overall reduction in the existence in the problem. It is existing strength of the company. कहने का मतलब कि यहाँ पे हम ओवरऑल रिडक्शन कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है एम्प्लॉय का उसका, ठीक है. It is a technique used by the company for trimming the workforce employed in the industrial unit. Trimming? Trimming means trim, छोटा करना. हाँ, चलिए ये तो पता होगा. चलिए आगे बढ़िए. It is now as a common method used to dispense of the excess manpower and thus improve the performance of the organization. It is a generous tax-free servants payment to the pursued the employee to the voluntary retire from the company. It is also known as golden handshake. It is the golden route to the retrenchment. ठीक है, मतलब ऐसे ही आपका सिर्फ ड्यूज पे करके निकाल दिया जाए, इट्स बेटर कि ये गोल्डन हैंडशेक है, थोड़ा ह्यूमन टेक्निक है, ठीक है. VRS में ये सारा पॉइंट दे सकते हैं. ये रिट्रेंचमेंट का ह्यूमन टेक्निक है, गोल्डन रूट है रिट्रेंचमेंट का, ठीक है. आगे बढ़िए. VRS allows employer. VRS allow employee including the those employer, in the government, not employee. Employer including those in the government undertaking to offer voluntary retirement scheme to the offload the surplus manpower, and thus no pressure is put on any employee to exit. This Okay, scheme that means voluntary यहाँ टर्म ही लिखा हुआ है कि आप अपनी इच्छा से एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि ये ऑप्शन है, आप चाहे तो अभी छोड़ सकते हैं या तो आप कुछ दिन के बाद छोड़ेंगे.
ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑफलोड द सरप्लस मैन पावर हम छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और दस वी आर नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन एम्प्लॉय कि आप छोड़िए, ये हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं किसी के ऊपर, ठीक है। दीज स्कीम्स आर ऑल्सो नॉट सब्जेक्टेड टू वेनमेंट अपोजिशन ऑफ यूनियन बाय यूनियन, ठीक है, यूनियन वगैरह लोग भी इस स्कीम को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हाँ ठीक है ये ह्यूमन टेक्निक है, बिकॉज द वेरी नेचर ऑफ इट्स बीन वॉलेंट्री इज नॉट यूजिंग एनी कंपल्सन, ठीक है। ये सारा हम लोग देख ही लिया, और ये एक चीज और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में यूज होता है, बस डिफरेंस क्या है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर इंट्रोड्यूस करेंगे वीआरएस, तो सबसे पहले आपको प्रायर परमिशन यू नीड टू टेक ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग में अगर आप वीआरएस स्कीम देना चाह रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत होगी, ठीक है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट मेजर इट इज VRS, voluntary retirement scheme. I hope this one is clear to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. see the second option, National Renewal Fund. What is Renewal Fund? तो यहाँ पे क्या है, this is created, पहले आपको डेट याद रखना है, February 4th. Okay, if you don't remember the name, doesn't matter, but year should be remembered. ठीक है, 1992 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, टू प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट फॉर लेबर। ऊपर हम लोग कर रहे थे ना अगेंस्ट में कि ये सेफ्टी नेट कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता, लेकिन ये क्या है, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। कैसे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है क्या, रीट्रेनिंग का असिस्टेंस दे करके, ठीक है, रीडिप्लॉयमेंट लेबर को ऑप्शन दिया जाता है अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कैसे हम लोग ऊपर ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, एंड ऑल्सो प्रोवाइड कंपनसेशन। और नेक्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि हम लोग कंपनसेशन भी देते हैं, जैसे इंश्योरेंस में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति टू वर्कर अफेक्टेड बाय रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग रिट्रेनिंग का असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, रीडिप्लॉयमेंट का कर रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दीज आर द ऑब्जेक्टिव। इन सब चीजों के लिए जब फंड प्रोवाइड होता है वो NRF के थ्रू प्रोवाइड होता है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव आप रीड आउट कर सकते हैं। आई वांट अमरेंद्र यू टू रीड objective. Same point is written, you just read out the main objective from here. Objective na? Yes, ma'am. The main objective of the National Renewal Fund was to provide social safety net to the workers who are likely to be affected by technological upgradation and modernization in the India industry. The objective was to be achieved as follows. First, by providing assistance to firms to cover the cost of retraining and redeployment of employees arising as a result of modernization and technological upgradation of existing capacities and firm industrial restructuring. Okay, same point is there. Proceed. Second, by providing funds for compensation to employees affected by restructuring or closure of industrial units both in public and private sector. Third, by providing funds for employment generation scheme in the organized and unorganized sector in order to provide a social safety net for labor. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो पॉइंट तो डिस्कशन हो गया था। तीसरा पॉइंट क्या बात हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। इवन ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी ये स्कीम की तरफ काम करता है, उसमें भी फंड देता है, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग फंड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट फॉर लेबरर्स, ठीक है। एक तरीके से हुआ ना कि हम मेरा एक छूटा है तो ठीक है, बाकी जगह में हम जो काम करने लायक है वहां पे हम उसको एम्प्लॉयमेंट दिलवा दें, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द यूनिट आर एलिजिबल फॉर गेटिंग असिस्टेंस फ्रॉम NRF, मतलब किस किस को बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहला कि जो यूनिट विच आर पोटेंशियली वाइबल, ठीक है, मतलब जनरली जिसको जरूरत है, रिक्वायर मनी फॉर स्कीम लाइक वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए अगर कोई इंडस्ट्री मतलब डूब रही है, सिक हो रही है, तो उसको वो पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिट विच रिक्वायर मनी फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अर्जेंटली टू सर्वाइव कंपटीशन, ठीक है। हमको स्टेबल रहने के लिए मार्केट में किसी को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए हमको अगर अर्जेंटली पैसा चाहिए तो वो प्रोवाइड हो जाएगा। फिर सिक यूनिट विच नीड टू बी क्लोज्ड रिक्वायरिंग मनी फॉर कंपनसेटिंग द रिट्रेंच्ड वर्कफोर्स या वर्क प्लेस, ठीक है। अगेन सिक यूनिट जो क्लोज होने वाला है उसको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा इस फंड से, ठीक है, किसको, रिट्रेंच एम्प्लॉय। फिर है यूनिट रिक्वायरिंग
funds for training of worker, generating employment for weaker section of the society. ठीक है, तो इन सब के यही सारे लोग एलिजिबल होंगे एनआरएफ फंड के लिए। ठीक है, तो ये फंड किस चीज के लिए मिलता है? इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, कंपनसेशन क्या है? इंश्योरेंस है ना। नेक्स्ट वाज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और एक कौन सा था? रिट्रेनिंग और रिडिप्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, so these are the objectives, and so here with this we completed our exit policy. If there is any problem, you can ask right now.